हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेजेस इन प्रोग्राम डेवलपमेंट के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि भाई मुझे पता है आप सबका नेटवर्क बहुत वास्ट होता है ना, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बाहर से भी यहाँ आए हुए हैं। तो आप लोगों में जो पावर है नेटवर्क बढ़ाने की, वो ट्रेमेंडस है ना। तो अपने नेटवर्क का थोड़ा फ़ायदा ये भी उठाएं कि आप सभी से कहें, आपके जितने भी कांटेक्ट में लोग हैं, भले वो किसी भी सेक्शन के हों, कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड देखें भी, है ना। क्योंकि मैं ऑलवेज आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आ रही हूँ बेटा, और इतना तो बनता है आपका सपोर्ट कि आप अपने फ्रेंड से भी कहें, आपके ग्रुप में जितने मेंबर्स हैं सबको कहिए कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि जब चैनल पे सब्सक्राइबर काउंट बढ़ता है तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, मुझे फील होता है कि यस, आई एम डूइंग द थिंग विच इज़ हेल्पिंग अदर्स। मतलब मैं जो अपना समय निकाल के कुछ कर रही हूँ वो सच में बहुत अच्छा है, और वो वर्थ है कि मैं, वो डिज़र्व करता है ये वीडियोस कि मैं उनके लिए टाइम निकालूँ। तो ये पता कैसे चलता है? ये नंबर ऑफ़ व्यूज़ से पता चलता है, और आपके जो सब्सक्राइबर काउंट बढ़ते हैं उससे पता चलता है। तो इसलिए मैं आपसे आज कहूँगी कि आपके ग्रुप में जितने भी लोग हैं, आप सभी से शेयर करें चैनल की लिंक, और सभी को कहें कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और वीडियोस जितने भी ला रही हूँ मैं, वो टू द पॉइंट ही हैं, किसी में भी एक्स्ट्रा कुछ टाइम वेस्ट नहीं किया गया है, ना ही मेरा और ना ही आपका। तो वीडियोस भी पूरे देखें एंड आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगा जिस भी टॉपिक से रिलेटेड हम वीडियो लेकर आ रहे हैं। इतना आप भरोसा रख सकते हैं। एंड यदि आप पहले से वीडियोस देख रहे हैं तो आप जानते हैं कि वीडियोस जो हैं वो काफ़ी नॉलेजेबल हैं। ठीक है, तो इतना सपोर्ट मैं एक्सपेक्ट करूं या ना करूं, ये भी कमेंट में बताएं, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें यदि आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो। चलिए हम शुरू करते हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट के साथ में। तो प्रोग्राम मतलब हमने बात की थी कि जब हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो सॉफ्टवेयर क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है। तो अभी हम ये मान के चलते हैं कि बहुत सारे प्रोग्राम या एक प्रोग्राम किसी को भी बनाना है, तो जो डेवलपमेंट की स्टेज होगी वो क्या होगी? तो हम ये मान के चल रहे हैं अभी प्रोग्राम को ओवरऑल कि हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो अब यदि मान लो हम एक रियल लाइफ सिनेरियो लेते हैं कि मान लो आपकी एक कंपनी है खुद की। वो कंपनी क्या करती है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करती है। अब आपके पास में कोई बंदा आया और उसने कहा कि भैया मुझे एक सॉफ्टवेयर बनवाना है। तो जो पहली स्टेज रहेगी हमारी, है ना, उस पहली स्टेज में क्या होगा? पहली स्टेज में होगा प्रॉब्लम डेफिनेशन। हम सामने वाले से पूछेंगे, जो हमारे पास क्लाइंट आया है, कि आपको जो भी सॉफ्टवेयर बनाना है, देखो सॉफ्टवेयर बनाने की नीड कब लगती है इंसान को? जब उसको लगता है कि जो उसका काम अभी मैन्युअली हो रहा है उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है या एरर्स ज़्यादा आ रही है, तो वो सोचता है कि मैं इसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनवा लेता हूँ, ताकि जो जो काम मुझे करना है वो सारे काम ऑटोमेटिक हो जाएंगे और एरर्स भी नहीं आएंगी। तो उस पर्सन की जो भी प्रॉब्लम है उसको सुनना, उसको डिफाइन करना। ठीक है, कि प्रॉब्लम की पूरी डेफिनेशन ले ली हमने। तो पहली स्टेज होती है प्रॉब्लम की डेफिनेशन लेना। जिसे यदि हम सिंपल एक प्रोग्राम बनाने की बात करें कि आपको दो नंबर्स को ऐड करवाना है, तो यहाँ पे क्या होगा? आपको एक प्रॉब्लम दी जाएगी कि राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। तो यहाँ पर क्या हुआ? आपकी प्रॉब्लम की डेफिनेशन मिल गई। डेफिनेशन मिलने से होता क्या है कि हमें ये पता चल जाता है कि एक्चुअली करना क्या है प्रोग्राम में। ठीक, अब जब ये हो गया तो फिर हम जाते हैं सेकेंड स्टेज पे। सेकेंड स्टेज में हम करते हैं एनालिसिस। एनालिसिस में हम क्या करेंगे? जैसे दो नंबरों को जोड़ना है, तो इसमें हम क्या एनालिसिस करेंगे कि ठीक है, एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें दो नंबर को जोड़ना है। तो अब हम एनालिसिस करेंगे कि क्या वो दो नंबर पहले से फिक्स रहेंगे कि हमेशा 5 और 6 को ही जोड़ के 11 बताना है, या फिर हो सकता है यूजर से लेना हो, वो जो नंबर दें उन दो को जोड़ना हो। ठीक है, तो ये जो हम सोच रहे हैं दैट इज एनालिसिस। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की डेफिनेशन मिल गई कि आपको करना क्या है, फिर आपने क्या किया? उसको एनालिसिस किया कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास में आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ आउटपुट। अब जब हमने ये पहचान लिया कि हमको करना क्या क्या है,
तो अब हम क्या करेंगे, आउटपुट को पहचानेंगे। अब अगर मैंने 2 नंबर लिए थे इनपुट में, है ना, मान लो यूजर ने एक नंबर दे दिया था 11, एक दे दिया था 20, तो जब इन दोनों को मैं जोड़ूंगी तो आउटपुट भी कैसा आएगा, एक नंबर ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आउटपुट, कि हमको आउटपुट कैसा देना है उसको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर कई बार क्या होता है, जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स बनते हैं उसमें हम चाहते हैं कि जो आउटपुट है उसमें पूरी लिस्ट आ जाए, मान लो, या तो एक्सेल शीट के फॉर्मेट में आ जाए या फिर ग्राफ बन के आ जाए आउटपुट में। तो वो डिसाइड करना कि आपको आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए, उसको हम क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आउटपुट। नेक्स्ट हमारे पास में स्टेप आती है डिज़ाइन। अब हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। एनालिसिस में हमने सोच लिया कि हमको उसमें कौन कौन से इनपुट लेना पड़ेंगे, क्या प्रोसेस होगी, ठीक है, और आउटपुट हम किस टाइप का देंगे। जब यहाँ तक की सब चीज़ें डिसाइड कर ली तो अब आपको सिंपल क्या शुरू कर देना है, डिज़ाइन। डिज़ाइन मतलब कि हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि कोडिंग। अब आप जिस भी लैंग्वेज में, C++, जावा, जिसमें भी लिख रहे हो उसमें हम कोडिंग शुरू कर देंगे उसकी। ठीक है, तो हम आगे भी जो वीडियोस आएंगे उसमें ये मान के चलेंगे कि बेसिक से एकदम, जिस बच्चे को कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आती है वो भी सीख पाए कोडिंग को, इसलिए एकदम बेसिक से हम लेकर के चलेंगे C++ की प्रोग्रामिंग को। ठीक है, तो डिज़ाइन के बाद में जो नेक्स्ट फेज आता है वो है वैलिडेशन। नेक्स्ट फेज इज वैलिडेशन। वैलिडेशन में क्या करते हैं हम, जो हमने यहाँ कोडिंग कर ली उसको एक बार देखते हैं कि जितनी प्रॉब्लम यूज़र ने बताई थी, मान लो यदि यूज़र ने कहा कि उसको एक कैलकुलेटर जैसा डिज़ाइन करना, बेसिक कैलकुलेटर जिसमें ऐड भी हो, सब्ट्रैक्ट भी हो, मल्टीप्लाई, डिवीजन, सारी चीज़ें हो, तो इसने अपनी सब प्रॉब्लम्स हमको बता दी। तो इसकी 4 रिक्वायरमेंट थी, एक था प्लस, दूसरी थी माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन। अच्छा, एक चीज़ और आगे हम देखेंगे वैसे कि मल्टीप्लाई को हम प्रोग्रामिंग में स्टार से डिनोट करते हैं। स्टार का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी जो आपका जो ये सिंबल होता था ना उसको हम स्टार लिखते हैं। तो जैसे ये मान लिए कि 4 उसने अपनी प्रॉब्लम्स बताई थी कि ये चारों कवर कर देना, तो वैलिडेशन के समय क्योंकि कोडिंग हो चुकी है तो वैलिडेशन में हम ये चेक करते हैं कि ये जो काम दिए थे वो सारे कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, मतलब जो यूज़र ने प्रॉब्लम दी थी वो हो रही है या नहीं हो पा रही। ये क्यों करना पड़ता है, क्योंकि मान लो अपन ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, क्योंकि हमारी कंपनी है तो हमने खुद ने नहीं बनाया, हमारे पास एम्प्लॉयज़ भी थे, हम उनको सैलरी देते हैं, है ना, तो हमने उनको सैलरी दी, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बना दिया। फिर क्या हुआ, अब जब सॉफ्टवेयर को वैलिडेशन करने की बारी आई तब पता चला कि हमने सैलरी में तो कोई उनकी कमी नहीं करी थी, लेकिन उन्होंने जो यूज़र ने हमको 5-6 चीज़ें बताई थी उसमें से 3 ही चीज़ें बनाई हैं अपन ने। तो अब बताओ क्या वो यूज़र अपने से वो सॉफ्टवेयर लेगा, वो मना कर देगा, वो बोलेगा नहीं मैंने आपको स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम्स बताई थी, वो सब कवर ही नहीं हो रही। तो उस जगह क्या होगा, हमारा होगा लॉस, क्योंकि जो क्लाइंट है वो मना कर देगा लेने से, और हम सैलरी दे चुके होंगे ऑलरेडी अपने एम्प्लॉयज़ को, और सामने वाला हमको पैसे नहीं दे रहा उस सॉफ्टवेयर के जो उन्होंने बनाया, तो यहाँ अपना लॉस हो रहा है। लॉस कैसा हो रहा है, 2 तरीके का, एक तो आपका पैसा भी डूब गया, और दूसरा जो आपकी कंपनी थी उसका नाम खराब करेगा कौन, वो क्लाइंट। क्या बोलेगा कि जो सॉफ्टवेयर मैंने बनवाया था इन्होंने वैसा नहीं बनाया। ठीक है, क्योंकि आज का ज़माना है ये कि लोग तारीफ नहीं करेंगे एक बार, लेकिन अगर आपसे कुछ गलती हुई होगी तो उस गलती को ज़रूर सभी को बताएंगे। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर भी देखते हैं कि यदि कोडिंग में अगर हम वैलिडेशन नहीं करें और कुछ बग्स, कुछ चीज़ें छूट गई, तो फिर उस केस में क्या होता है, प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इसलिए वैलिडेशन का काम क्या है, जो प्रॉब्लम डेफिनेशन थी उससे एक बार अपने प्रोग्राम को टैली करना कि जितनी चीज़ें उन्होंने प्रॉब्लम बताई थी वो सब हमने क्या की हैं, कवर की हैं। नेक्स्ट फेज आता है हमारा टेस्टिंग का। टेस्टिंग में कब आते हैं हम, जब ये हमारा वैलिडेशन हो गया कि भैया हाँ जो सॉफ्टवेयर बनना है या जो प्रोग्राम बनाया है उसमें वो सारी चीज़ें कवर हो रही है जो एक प्रॉब्लम में दी हुई थी,
तो फिर टेस्ट किया जाता है उसको, अलग अलग इनपुट दे के देखते हैं कि अगर ये जो प्रोग्राम है ये 2 और 2 को 4 बता रहा है तो 6 और 4 को 10 बता रहा है या नहीं बता रहा। मतलब कोई एरर तो नहीं आ रही है, कोई फिक्स आंसर तो नहीं दे रहा है वो, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब कहाँ आ जाती है, टेस्टिंग में। अब टेस्टिंग के बाद में जो नेक्स्ट फेज होता है हमारा वो होता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन के केस में क्या होता है, देखो अपन ने टेस्टिंग कर ली, हमने हमारी कंपनी में टेस्टिंग कर ली अपने सॉफ्टवेयर की, उसमें जो प्रॉब्लम्स आई तो हमने अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को फिर से कह दिया कि भैया इसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसको ठीक करो। उन्होंने फिर से क्या किया, जो भी एनालिसिस था, जो भी प्रॉब्लम का आउटपुट का आइडेंटिफिकेशन, ये स्टेप्स को रिपीट करके फिर वैलिडेट करके हमें बता दिया। हमने फिर टेस्टिंग की, इस बार सब कुछ सही था। तो जब सब कुछ सही आ जाता है उसके बाद में शुरू होती है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मतलब जिसने आपसे सॉफ्टवेयर की डिमांड की थी उस पर्सन को आप सॉफ्टवेयर की डिलीवरी दे रहे हैं। मतलब आप उसकी जो भी कंपनी है या जिसके लिए भी उसने आपसे सॉफ्टवेयर मांगा था, आप वहाँ जाके जब सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो हम कहते हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। अब कई बार क्या होता है, जैसे मान लो अपने पास विंडोज 7 था जिसमें हमने उसको डेवलप किया था अपने सॉफ्टवेयर को, हम जिसके पास गए उसके पास में विंडोज 10 है या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पर आए। तो उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए क्या करेंगे हम, डीबगिंग। अगर क्लाइंट साइड पे वहाँ पे उसको सॉफ्टवेयर दे देने के बाद में उसको कोई प्रॉब्लम आई तो हमने क्या किया, उस प्रॉब्लम को डिबग किया। ठीक है, आइडेंटिफाई किया और सॉल्व करके दे दिया वहीं के वहीं, हैंड टू हैंड। अब चीज़ें क्या हो गई, सही से उनका प्रोग्राम चलने लगा, वहाँ पर जो भी उनको प्रॉब्लम थी सब सॉल्व हो गई। नेक्स्ट हमारा काम है डॉक्यूमेंटेशन। अब हम अपनी तरफ से श्योर हो गए कि जो हमने सॉफ्टवेयर दे दिया है उससे सामने वाला सेटिस्फाई है। बट अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है कि वो तो सेटिस्फाई है पर हो सकता है उसके यहाँ 10 लोग काम करते हों जो सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे, तो उनको नहीं मालूम कि इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करना है। जैसे हम में से कई लोगों को हो सकता है नहीं मालूम हो कि जो टेली सॉफ्टवेयर आता है अकाउंटिंग के लिए उसको कैसे यूज़ करता है ना। तो क्या होता है, जब कोई सॉफ्टवेयर डिलीवर होता है किसी के पास में, किसी क्लाइंट को, तो उस सॉफ्टवेयर के साथ जाता है डॉक्यूमेंटेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूज़र मैनुअल कहते हैं। जैसे यदि आप एक सिंपल वॉशिंग मशीन भी खरीद के लाते हो तो उसके साथ एक मैनुअल आता है पूरा, एक डायरी जैसा, जिसके अंदर लिखा रहता है कि आप ये बटन प्रेस करेंगे तो ऐसा होगा। ठीक है, इससे आप वाटर लेवल सेट कर सकते हैं, इससे आप सेट कर सकते हो आपको रिंस करना है, स्पिन करना है या वॉश करना है, नंबर ऑफ क्लॉथ सेट कर सकते हो वॉशिंग मशीन में, उसके लिए अलग बटन्स हैं। तो ये सब चीज़ें जो लिखी हुई आई दैट इज़ क्या है, मैनुअल। तो ये उन्होंने क्या किया, डॉक्यूमेंटिंग करी। डॉक्यूमेंटेशन जो आपको एक यूज़र को बताएगा कि उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करना है। अब यहाँ तक की पूरी चीज़ हो गई, उसके बाद में आती है लास्ट स्टेप जो होती है, उसको कहते हैं मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में क्या होता है, मेंटेनेंस में ये देखा जाता है कि जो सामने वाले का सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपरली चल रहा हो। ठीक है, यदि वो प्रॉपरली चलता रहेगा तो क्या होगा, उसके यहाँ पे जो और लोग उसके कांटेक्ट में होंगे वो उनसे तारीफ करेगा कि भैया ये जो सॉफ्टवेयर हमने जिससे बनवाया था उन्होंने हमसे जितने रुपए में बना के दिया उतना ही अच्छा ये सॉफ्टवेयर काम भी कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई, हमको जो भी चाहिए सारी चीज़ें कैलकुलेट करके दे रहा है, कोई एरर नहीं दे रहा। या अगर हमको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मेंटेनेंस कर देते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, जैसे यदि आपको ये चैनल पसंद आ रहा होगा तो आप किसी और को सजेस्ट करेंगे कि भाई वीडियोस इजीली समझ में आ जाते हैं, कंसेप्ट को बेसिक से पढ़ाया जाता है। ठीक है, और टाइमली रेगुलरली वीडियोस आ रहे हैं, और यदि हम कमेंट्स करते हैं तो उसका रिप्लाई भी मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें। तो इसलिए आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो वैसा ही है यहाँ पर मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्यों किया जाता है, ताकि जो क्लाइंट है उसकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जा सके, ये पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि यदि हम एक बार में मान लो एक सॉफ्टवेयर बनाया आपने 20,000 रुपये का,
और दे दिया सामने वाले को, ठीक है। अब उसके बाद में वो सॉफ्टवेयर खूब अच्छा बना के दिया आपने, वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, वो बंदा आपकी तारीफ भी खूब कर रहा है, ठीक है। बट अब यदि सॉफ्टवेयर में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी तो क्या वो कस्टमर आपके पास फिर से आएगा? नहीं आएगा। और जब वो नहीं आएगा तो आप किसी भी चीज़ पे उस पर चार्जेस लगा पाएंगे कि भैया इस चीज़ के इतने चार्ज हुए, पेमेंट कीजिए? नहीं कर पाएंगे। मतलब हमने 20,000 में उसको लाइफ टाइम की सर्विस दे दी एक ही बार में। इसलिए कई बार जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर एक बग दे के रखती हैं, जो कब एक्टिवेट होता है, एक प्री डिफाइंड डेट भी दे दी जाती है जनरली उसके साथ में, कि उस तारीख तक, मतलब कि जब हमने सॉफ्टवेयर दिया है इससे मान लो कि साल 6 महीने बढ़िया चले और फिर वो जो बग है वो एक्टिवेट हो जाए, ताकि ये जो है इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए। उस केस में क्या होगा, ये जो यूज़र है वो हमारे पास आएगा फॉर मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस के लिए जब आएगा तो हम उसको बिल्कुल कहेंगे कि हाँ भाई हम कर देंगे मेंटेनेंस, ले आइए सॉफ्टवेयर को, या सॉफ्टवेयर अपने पास ही है तो हम उसको अपडेट करके दे देंगे आपको, बट अपडेट करने के लिए चार्जेस लगेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो कंपनी है उसकी भी अर्निंग होती रहेगी, है ना। तो ये जो बग था, अब क्या करना है, मान लो इस बग की आज क्या डेट है, 13 मार्च, इसकी डेट आज की ही थी, तो यूज़र आज हमारे पास में आ ही गया, उसको तुरंत ही उसको ठीक करवानी थी, रिजॉल्व करनी थी, तो हमने इसको अब क्या कर दिया, ये 2022 थी, तो हमने कहा कि भाई अब जो है ये बग, इसको अपन ऐसा कर दो कि ये इसको परेशान ना करे, क्योंकि अब की बार के पैसे तो मिल चुके। तो नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि अब इसको हम दे दें नेक्स्ट 1 अप्रैल 2023, या जो भी देना है वो डेट दे दी अगली। तो ये बग अभी के लिए सॉल्व हो गया, कंपनी को पेमेंट मिल गया, यूज़र खुश हो गया, उसको हमने सॉफ्टवेयर फिर से दे दिया, एंड इस तरीके से बिजनेस चलता रहेगा। दूसरे भी क्लाइंट्स हैं, उन लोगों के लिए सॉफ्टवेयर भी डेवलप करेंगे हम। तो अगेन प्रोसेस क्या रहेगी, यही वाली प्रोसेस रहेगी कि प्रॉब्लम को सबसे पहले समझेंगे कि यूज़र अपने सॉफ्टवेयर में क्या क्या चाहता है, उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज में ये भी आता है कि आप उसका पेमेंट कितना लेने वाले हो, ठीक है। अगर छोटा सॉफ्टवेयर है तो कम लोगे, बड़ा है तो आप ज़्यादा पैसे ले सकते हो, क्योंकि आप ये डिसाइड करोगे कि ये सॉफ्टवेयर बनाने में कितने दिन लगने वाले हैं, ठीक है। कोडिंग कितनी लंबी जा सकती है, तो वो सारी चीज़ों का एनालिसिस इसमें आ जाता है। फिर आउटपुट कैसा देना है ये आ गया नेक्स्ट। जैसे ही ये सब चीज़ें डिसाइड हुई, कोडिंग स्टार्ट करवा दी। कोडिंग स्टार्ट होने के बाद में ये चेक किया कि जितनी हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की थी ऊपर, वो सब यहाँ पर हो रही है कि नहीं सॉल्व, उसको वैलिडेट किया। वैलिडेशन देना मतलब कि हाँ ये वही सॉफ्टवेयर है जो यूज़र ने डिमांड किया है, या अभी के केस में हम बात करें तो यही वो प्रोग्राम है जिसकी हमको इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ज़रूरत थी। फिर उसको टेस्ट कर लिया, कोई एरर्स तो नहीं है, यदि हैं तो उनको सॉल्व किया, सॉल्व हो गई, फिर इम्प्लीमेंट कर दिया, रन कर लिया, ठीक है। और डिबगिंग की अगर ज़रूरत पड़ी क्लाइंट साइड पे या किसी दूसरी मशीन में रन किया तो डिबगिंग की, सब कुछ सही चला तो हमने क्या किया, डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें आ जाता है मैनुअल, और फिर आ गया हमारा मेंटेनेंस, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी कि प्रोग्राम डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या क्या होती हैं। यदि वीडियो समझ में आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। वैसे आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, अब सिर्फ आपके दोस्त लोग बचे हैं, तो उनसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू गाइस।